Hello students, this is Munish Sharma and welcome to my YouTube channel Physics by Munish Sharma, and our today's topic is spherical capacitor. Students, as you know very well, capacitor is a device which is used to store electric charge. Why we need to store this electric charge? In devices, for example, in ceiling fan, when we start it, it requires large amount of current initially. Now this amount of current, large amount of current is provided to us by capacitor. और ये जो capacitor है बेटा, ये different shapes में आते हैं. ये spherical shape भी होता है, cylindrical shape भी होता है. So today we are going to study spherical capacitor and we will calculate its capacitance. Along with that, we will also do a numerical problem. So let's start today's topic. Now let's calculate capacitance of this spherical capacitor. जैसा हमने अभी बोला, it is having two spherical shells which are concentric. One is small shell having, let name it A, और इसका जो रेडियस है वो स्मॉल a है, और there is other shell B which is enclosing it, इसका रेडियस है B. क्योंकि इनसाइड शेल खाली है, एम्प्टी है और कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट इज इक्वल टू 0. अब बात करते हैं कि बिटवीन दीज शेल्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है. तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक और शेल लेना पड़ेगा. तो एक और गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करते हैं. दिस इज द गॉसियन सरफेस हैविंग रेडियस r. r कुछ इस तरीके से है यहाँ पे कि r का जो वैल्यू है a से तो बड़ा है, स्मॉल a से बड़ा है, बट इट इज लेस देन द स्मॉल b. यानी जो आउटसाइड शेल है उससे इसका रेडियस कम है, जो इनसाइड शेल है उससे इसका रेडियस ज्यादा है. तो इट इज लाइंग बिटवीन दिस. ये हम बना रहे हैं टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमें गॉस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा. इट इज एक्चुअली स्टेप 1 है इसके पूरे प्रोसेस में. दिस इज स्टेप 1 टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द स्फेरिकल शेल्स. उसकी मदद से हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब भी आपने कभी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, आपको उसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, चार्ज पता होना चाहिए, और कैपेसिटेंस के फार्मूले में वैल्यू पुट करके आप कर सकते हैं. चार्ज का बहुत सिंपल सा फंडा है. अगर एक प्लेट पे या एक प्लेट पे अगर चार्ज प्लस क्यू है तो दूसरी पे माइनस क्यू होगा. तो इसमें बिल्कुल ये कॉमन बात है, कॉमन इंफॉर्मेशन है, सभी में यही आपने इस्तेमाल करना है. तो स्टार्ट करते हैं स्टेप 1. तो उसके लिए हमें गॉस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा. तो गॉस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम. क्या इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बच्चों? यस, इट इज E डॉट ds. What is E dot ds? E dot ds is equal to q upon epsilon naught, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस. तो ये E dot ds q upon epsilon naught. तो बच्चों यहाँ पे E और ds, यहाँ पे आपने ds कैलकुलेट करना ले लेते हैं. यहाँ पे हम स्मॉल सरफेस का, तो ये जो स्मॉल सरफेस है इसका हमें ds ले लिया वैल्यू, और इसकी वैल्यू के हिसाब से यहां पे अगर आप देखें कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में जो एंगल है वो 0 है. E और ds के बीच में जो एंगल है ना वो विच 0 है. तो यहां पे जब आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे ना, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं इसको. E ds cos ऑफ थीटा, आपको पता ना डॉट प्रोडक्ट है, तो E डॉट ds cos थीटा इट इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब cos ऑफ थीटा जो है यहाँ पे 0 है बच्चे. cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है. इसीलिए आपने यहाँ पे लगा दिया E ds. बच्चे अब यहाँ पे E जो है इस फील्ड में कांस्टेंट है, तो यहाँ पे E ds इंटीग्रेशन से बाहर आ गया E, तो E ds का वैल्यू आ गया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब यहाँ पे बच्चे इंटीग्रेशन करने का मतलब है क्लोज सरफेस के ऊपर कि यहाँ पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं ds का टोटल वैल्यू. तो ये जो गॉसियन सरफेस हमने बनाया
जिसका रेडियस आर है, तो उसका सरफेस कितना होगा बच्चे? उसका सरफेस होगा, सरफेस का फार्मूला होता है ना किसी स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे आ गया हमारे पास ही E का वैल्यू, तो यहां से E का वैल्यू आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E हियर? तो वैल्यू ऑफ E कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। हम क्या करेंगे, हम 4 पाई आर स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएंगे। इट इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो लेट्स मूव अहेड। ये एक स्टेप, एक वैल्यू तो आ गया हमारे पास बच्चों, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। लेट इट इज अवर इक्वेशन नंबर 1। और हम अब सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो व्हाट इज अवर सेकंड स्टेप? दैट इज स्टेप नंबर 2। इन द सेकंड स्टेप हमने V का वैल्यू कैलकुलेट करना है बेटा, पोटेंशियल का। पोटेंशियल का फार्मूला बच्चे दो स्फीयर के बीच में है ना, तो उसके लिए V का फार्मूला होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज प्लेट्स, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग, इट कैन बी फाउंड बाय इंटीग्रेटिंग फ्रॉम B टू E डॉट डी आर। ये बेटा फार्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए अब हम इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। पर यहाँ पे प्लेट्स का रेडियस जो है ना वो B2A है, इसीलिए हम यहाँ पे B2A ले रहे हैं और इसका वैल्यू होता है माइनस। अब V का वैल्यू तो हमने पता कर लिया, व्हाट इज V? इट इज इक्वल टू माइनस B2A E डॉट डी आर। अब यहां पे E एंड डी आर, E और डी आर दे आर रेडियली आउटवर्ड, E भी बाहर की तरफ है रेडियस के अलोंग, डी आर तो है ही है, और इसलिए E और डी आर के बीच में एंगल है 0। तो E और डी आर के बीच में एंगल 0 है, तो हम E डॉट डी आर को लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू माइनस अगेन बेटा B2A E डी आर cos ऑफ 0 डिग्री। तो बच्चे cos ऑफ 0 डिग्री जैसे आपको पता है इट इज 1, तो ये हमारा एक्सप्रेशन ऐसे सॉल्व हुआ E डी आर। नेक्स्ट इज वी हैव ऑलरेडी फाउंड द वैल्यू ऑफ E। हमने अभी अभी E का वैल्यू पता किया ना बेटा, वो हम वैल्यू यहां पे डाल देते हैं। तो व्हाट इज V? तो V इज इक्वल टू माइनस B2A, और E का वैल्यू हमने इसमें रिप्लेस कर दिया। E का वैल्यू जो हमने रिप्लेस किया, जो अभी कैलकुलेट किया था, दैट वाज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, एंड देयर इज अ dr आल्सो, तो इनटू dr। नाउ इसमें जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको बाहर लिख देते हैं कैलकुलेशन के लिए, माइनस 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, एंड इंटीग्रेशन के अंदर रह गया बेटा, ये रह गया 1 बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? तो अगला स्टेप इसका, दिस इज इक्वल टू, अब हमें इंटीग्रेट करना है ना, हमें फॉर्मूला यूज करना है इसका, तो x रेज़ टू पावर n के हिसाब से बना देते हैं। डू यू रिमेंबर दैट फॉर्मूला? r रेज़ टू पावर, इसको ऊपर ले गए बेटा तो इसका पावर -2 बन जाएगा। डू यू रिमेंबर दैट फॉर्मूला? इट इज x रेज़ टू पावर n इंटू डी, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज गिवन बाय x रेज़ टू पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो यहाँ पे x की जगह है क्या हमारे पास? r है, तो r की पावर है, n की जगह क्या है पावर? -2। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको बच्चे। इट इज -q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेट करने पे ये बन गया -2+1 बेटा। चलो मैं पूरा सॉल्व करके लिखता हूँ बच्चों, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे किसी टाइप का। -2+1 एंड इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम b to a।
कभी भी आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में करना है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रॉब्लम सॉल्विंग करना चाहते हो, तो जब तक आपको ये फार्मूला कैसे बना है वो पूरा दिमाग में नहीं आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं आएगा, आप वो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन में तो जरूरत पड़ता ही पड़ता है इनका। तो अब यहां पे सॉल्व करते जाएंगे हम इसको। तो इट इज q अपॉन माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे बेटा सीधी सी बात है ना, r इज टू पावर माइनस 2 प्लस 1, r इज टू पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय r इज टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अगेन माइनस 1। तो इट इज लिमिट इज फ्रॉम b टू a। अब बेटा ये वाला माइनस जो है यहाँ पे, इसको बाहर ये माइनस जो है इस माइनस से मल्टीप्लाई होने पे प्लस बन जाएगा। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ सॉल्व करके, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r। 1 अपॉन r पता कैसे आया, r इज टू पावर माइनस 1, इसको सॉल्व करके लिखा ना, नीचे आ गया तो r इज टू पावर प्लस 1, तो पावर फिर 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती ना, दैट इज अंडरस्टूड। ये तो बहुत कॉमन सी बात है, मामूली सी बात है शायद अब आपके लिए भी। तो आगे बेटा, अब कभी भी आप डेफिनेट इंटीग्रल निकाल रहे हैं ना, उसका लिमिट डालना पड़ता है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, जो ऊपर लिखा वो अपर लिमिट, जो नीचे लिखा वो लोअर लिमिट। तो यहां पे अपर लिमिट 1 अपॉन a माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन b, यानी r की वैल्यू पहले a डाल दिया बच्चे माइनस साइन करके, फिर r की वैल्यू डाली जो कि है b। तो यहां पे जब आपने सॉल्व करके लिखा, इट इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू b, इट इज b माइनस a। तो सॉल्व कर लेते हैं अब इसको, या अरेंज करके लिख देते हैं, ऐसा भी रहने दे, चल कर लेते हैं। 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ब्रैकेट के अंदर है बेटा b माइनस a डिवाइडेड बाय a इंटू b। तो बेटा ये किसका एक्सप्रेशन है ना, v का एक्सप्रेशन है ये। जैसा हमने पहले बोला था ना बच्चे, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, c की वैल्यू में डाल देंगे। तो ये बेटा सभी के लिए कॉमन होता है। स्टेप 3, कभी भी आपने ऐसे कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है तो ये ही स्टेप चलते हैं बच्चे। C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। अगेन बच्चे Q तो हमें पता ही है ना, Q को Q ही रहने देते हैं और V का वैल्यू कर लेते हैं। बेटा ये जो वैल्यू आप इस यहाँ पे रिप्लेस करेंगे ना 1 अपॉन करके, तो 1 अपॉन करके बेटा 2 बार इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसका मतलब ये होगा ना, ये नीचे वाली टर्म जो डिवाइड करने का मतलब है कि रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना, यानी अब ये जो है इंटू 1 कर देते हैं ना और 1 अपॉन v कर देते हैं, तो ये इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया। a b and divided by q b माइनस a। तो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे q से q कैंसिल हो जाएगा ना, और यहाँ पे c का वैल्यू जो हमारे पास बचेगा वो ये बचेगा। c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाय b माइनस a। तो बच्चों ये है हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, किसके लिए बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो ये है बच्चों कैपेसिटेंस का फार्मूला। तो यहां पे आप देख सकते हैं बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर डिपेंड अपॉन द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो जब भी बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन आए आपको एग्जाम में, चाहे बोर्ड हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, भी बहुत जरूरी पार्ट है बेटा आपकी स्टडी का। तो यहाँ पे भी आपको इसके ऊपर किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये फॉर्मूला ध्यान में होगा तो बड़े आराम से आप बता सकते हैं कि इट डिपेंड अपॉन द इनर एंड आउटर रेडियाई। तो ए बी के ऊपर डिपेंड करता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। हमने पिछले लेक्चर्स में बच्चे डिस्कस किया था ना कि
कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो शेप पे ऊपर डिपेंड करता है, उसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ना रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है उसकी वजह से। तो बच्चों ये तो था आज का आर्टिकल। नाउ वी विल सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 2.30 from NCERT book. It is about spherical capacitor. In this question, we are given a spherical capacitor and it has an inner radius of 12 centimeter and outer radius of it is 13 centimeter. Now the outer sphere is earth and the inner sphere is given a charge of 2.5 microcoulomb. तो बच्चों जो क्वेश्चन में अगर आपके पास ये आ गया कि कोई जैसे प्लेट स्फेयर, जैसे स्फेयर है या प्लेट है वो अर्थ है, तो इसका मतलब उसका पोटेंशियल 0 है। ये इसके काम आएगा जब आपको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे our first part is to determine the capacitance of capacitor and what is potential of the inner sphere and compare the capacitance of this capacitor with that of isolated sphere of radius 12 centimeter. तो इस क्वेश्चन में हमें एक तो स्फेरिकल कैपेसिटर दिया है जिसका इनर रेडियस आउटर रेडियस दिया है, साथ में ये दिया गया है कि जो आउटर स्फेयर है उस स्फेरिकल कैपेसिटर का वो अर्थ है, तो उसका सीधा सा मतलब है कि उसका जो पोटेंशियल है वो 0 है। तो बच्चों कभी भी चार्ज दिया गया है यहाँ पे 2.5 माइक्रोकूलम, तो बच्चों कभी भी अगर आपके पास ऐसा इंफॉर्मेशन दिया गया है कि चार्ज दिया है तो एक अगर स्फेयर पे प्लस क्यू चार्ज है तो दूसरे पे ऑब्वियसली माइनस क्यू रहेगा। और ऐसे क्वेश्चंस में अब वैसे तो हम पूरा फार्मूला डराइव करके भी कर सकते हैं, बट हियर वी विल यूज द फार्मूला which we have just derived. Now just start attempting a solution. So solution here what we are given, तो यहाँ पे हमारे पास जो कैपेसिटर है उसमें जो हमारा इनर स्फेयर है उसका रेडियस है a is equal to 12 सेंटीमीटर। बच्चों we have to convert it into the meter, तो जैसा we have to derive it by 100 or we will multiply it by 10 to the power -2 which is equivalent to 1 by 100. Now its outer radius is 13 centimeter, that is 13 into 10 to the power -2 meter. Again beta charge on it is q and it is 2.5 microcoulomb. As we know very well, micro means 10 to the power -6. As we have just derived a formula for the capacitance of this spherical capacitor, so we will use that formula. So according to this formula, the value of capacitance is given by, for spherical capacitor, C is equal to formula 4 pi epsilon naught k. k यहाँ पे इसलिए आया बेटा क्योंकि यहाँ पे मीडियम दिया गया है, तो यहाँ पे जब मीडियम दिया गया हो बेटा कभी भी क्वेश्चन में तो एप्सिलॉन नॉट के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इट इज ए बी डिवाइडेड बाय b minus a. Now we can put value in this equation. तो हमारे पास बेटा जैसे आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 into 10 to the power 9. तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा उसका रेसिप्रोकल, यानी इसका वैल्यू रहेगा 1/9 into 10 to the power 9. k बेटा k हमारे क्वेश्चन में दिया गया इट इज इक्वल टू 32 एंड अलॉन्ग विद दैट a और b का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो वी आर जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ a given quantity in the formula and divided by b minus a. तो यहाँ पे b का वैल्यू जो कि है 13 into 10 to the power -8 minus 12 into 10 to the power -2. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो the value of c will become it is equal to, तो बच्चों यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे इसको
बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज 13 इंटू 10⁻⁻², 12 माइनस 12 इंटू 10⁻²। तो जब आप इसमें कॉमन निकाल सकते हैं बेटा, चलो पूरा स्टेप कर लेते हैं हम इसको। 9 इंटू 10⁻⁹ इट इज 32 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 10⁻, बेटा ये 10⁻² और 10⁻²। तो बेटा सॉल्व करके बन जाएगा ये 10⁻⁻² दैट इज -4। और इन द सेम मैनर यहाँ पे 13 माइनस 12 आफ्टर टेकिंग कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म दैट इज 10⁻²। सो इट इज इक्वल टू 32 into 12 into 13 divided by 9 and यहाँ पे बेटा 13 minus 12 क्या हो जाएगा 1, तो that we have to neglect it, divided by 1 मतलब सेम टर्म आएगा। एंड 10⁻⁻4 है बेटा, -2 ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा +2, तो ये बचेगा 10⁻⁻2 और ये 10⁻9 जो है it will become 10⁻⁻9. So solving it, I'm giving you final answer, that is 5.547 into 10⁻⁻9। एंड बेटा सभी यूनिट एसआई सिस्टम में है ना, तो कैपेसिटेंस का यूनिट भी होगा फेरेड में। तो बेटा ये आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी है, अब 1/100 यहाँ पे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आएगा आपके पास। नाउ सेकंड पार्ट दे हैव आस्क्ड व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन द स्फीयर, ऑन द इनर स्फीयर। अब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे इसका डायग्राम से बताता हूँ। इसमें यहाँ पे दो स्फीयर है ना, एक इनर स्फीयर और एक आउटर स्फीयर। सिंस आउटर स्फीयर इज कनेक्टेड टू द अर्थ, या इट इज अर्थ, तो इसका पोटेंशियल है 0, मान लेते हैं इसको V2 बोल देता हूं मैं। और इनर स्फीयर का जो है वो एक्चुअली अगर V हमारा है V2 माइनस V1 या V1 माइनस V2, तो क्योंकि ये वैल्यू 0 है ना, तो V का वैल्यू जो है इट इज इक्वल टू, जैसे फॉर एग्जांपल V इज इक्वल टू V1 माइनस V2 ना, तो यहाँ पे अगर आप V2 का वैल्यू डालते तो V इज इक्वल टू V, V1 इज इक्वल टू V, मतलब आपके पास जो पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज द पोटेंशियल ऑन द इनर sphere. So let's calculate that. So second part, that is B part of our question, is we have to calculate the V. As we know, but a formula for V is Q upon C. Now we have studied it earlier. 2.5 charge is given, 2.5 microcoulomb, तो उसका वैल्यू डाल देते हैं, coulomb divided by C, capacitance. Capacitance we have just calculated it. It is 5.547 into 10⁻⁻9. On solving it, what we will get? The answer will be 1.4507 into 10⁻, बेटा ये -6 है ना, 2.5 को 5.547 से डिवाइड किया तो आया 0.4507, और यहाँ पे बेटा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस, तो 10⁻⁻6 इन एंड 10⁻⁻9 प्लस हो जाएगा, तो ये +3, यहाँ पे आंसर आएगा फाइनल, दैट इज 3। एंड सॉल्विंग इट बेटा, इट विल बिकम 450.7। नाउ व्हाट इज दिस यूनिट बेटा, इट इज इन द वोल्ट, बिकॉज ऑल यूनिट्स आर इन एसआई सिस्टम, पोटेंशियल का भी वही यूनिट होगा। Now we have to compare its the value with the spherical capacitor, which is just a sphere, only one sphere, single sphere. Now how to calculate it? Let's do that. Our C part of the question is we have to calculate this value of C. Since we have mentioned already, C is the capacitance of spherical capacitor, जो कि हमारे पास दिया गया था ना। अब इसका जो सिंगल स्फीयर वाला कैपेसिटर है उसका C डैश मान लेते हैं। तो बच्चों, एज यू हैव स्टडीड इट अर्लियर, दैट द फार्मूला फॉर द सिंपल स्फीयर कैपेसिटेंस इज 4πε0 R। नाउ इस फार्मूले का यूज कर लेते हैं बेटा। अगेन इसका वैल्यू 10⁻9, और क्योंकि हमारा जो दिया गया क्वेश्चन है उसमें R का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिख देते हैं, दैट इज
12 into 10 raised to power minus 2 मीटर। तो बच्चे और सॉल्व किया इसको आगे, बेटा सॉल्व किया तो ये डिवाइड करके आया, इट इज 1.33। और नेक्स्ट इज 10 raised to power 9 है ना, ये -2 है, तो -9 को ऊपर लेके तो +9 को ऊपर लेके तो -9 बन गया पावर इसका। तो 10 raised to power -2 into 10 raised to power -9, solving it we will get it is 10 raised to power -11, it is again farad। now हमारा लास्ट पार्ट है ना, कंपेयर करना है हमने इनको, तो c को आप c डैश से डिवाइड कर दो, तो our value of c is which we have calculated in the first part of question 5.47 into 10 raised to power -9 farad। Is it divided by c, that is जो कि अभी कैलकुलेट किया है 1.33 into 10 raised to power -11, and after dividing it we get 416। तो बेटा ये जो कैपेसिटेंस है ना, कैपेसिटर जिसमें दो स्फीयर है उसका कैपेसिटेंस 416 टाइम्स ज्यादा है। अब ये ज्यादा क्यों है बेटा, तो इसका बहुत सिंपल सा रीजन है, बिकॉज जो सिंगल स्फीयर वाला कैपेसिटर है उसकी बजाय जो दूसरा कैपेसिटर है उसमें एक प्लेट को अर्थ किया गया है बेटा, और उसके साथ डाइलेक्ट्रिक भी डाला गया है। तो दीज आर द टू रीजन व्हाई द कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फेरिकल कैपेसिटर विद टू स्फीयर्स इज मच मोर देन द सिंगल स्फीयर कैपेसिटर। तो बेटा ये तो था हमारा आज का न्यूमेरिकल। After that we come to the end of this topic. So this was our today's topic. I hope you have understood this concept very well. If you have any doubt, you can contact me through comment by commenting on this video. I will definitely try to answer your queries. And for the watching my previous videos, just do like, share and subscribe my channel Physics by Munish Sharma. Thanks for watching.